अभी देखो ऑफिशियल आंसर की तो आ गई है। अब इसका जो है कि हम लोगों को प्रोविजनल आंसर की जो भी आई है उसका हम लोग चैलेंज जो है कर सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो इसकी डेट देखो दी गई है 16/7/2026 शाम के 6 बजे तक। मतलब कि हम लोग 16 तारीख तक कोई भी अगर क्वेश्चन में दिक्कत है तो उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज करना कैसे है, ये जो ईमेल आईडी दे रखी है इसी ईमेल आईडी पे आपको जो भी क्वेश्चन चैलेंज है और उसका प्रूफ के साथ भेज देना है। और उसका प्रोफार्मा क्या होगा, प्रोफार्मा भी इसमें देखो दिया हुआ, ऑफिशियल नोट जो आंसर किया है उसी में दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में आपको अपना जो भी चैलेंज है इस फॉर्मेट में बनाना है, किसी भी तरीके से नहीं। इस फॉर्मेट में बना के उसके बाद उसके साथ उसका प्रूफ लगा के ऑफिशियल गाइड से तब आपको भेजना है, इसी ईमेल पे भेज देना है। वो भी 16 से पहले, 16 को 6 बजे से पहले भेज देना। तो अभी देखते हैं कि यूपी सर्कल में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड हैं जिनको किया जा सकता है चैलेंज, जो मुझे अभी तक लगे हैं कि चैलेंज किया जा सकता है। तो पहले तो एमटीएस में इतना आसान पेपर ही था, उसमें कुछ चैलेंज करने वाला लगा ही नहीं। एक यही क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि चैलेंज कर किया जा सकता है। और पूरे पेपर में मेरा यही एक गलत भी है कि केवल यही एक क्वेश्चन गलत है और 49 सही है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन ना फ्रेम गलत तरीके से हुआ है। और इसका आंसर देखो एचओ भी हो सकता है, एसओ भी हो सकता है। और अकाउंट ऑफिस जो होता है, अकाउंट ऑफिस करके कोई ऑफिस होता नहीं, ये इसका इन दोनों का ही एक फंक्शनल नाम है। मतलब कि देखो इसका अगर ये क्वेश्चन देखो बनाया कहाँ से इन्होंने, इसका क्वेश्चन जो बनाया है इन्होंने वो मैं भी आपको दिखाऊंगा कहाँ से बनाया है। ये क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, ये क्वेश्चन है इन्होंने बनाया है यहाँ से पोस्टल मैनुअल, जो हमारी पोस्टल गाइड है, पोस्टल गाइड 6 के पार्ट 3 से। उसका जो रूल नंबर है, रूल नंबर 8 ब्रांच ऑफिस की जो डिफिनीशन दे रखी है उसमें से क्वेश्चन बनाया है। ए ब्रांच ऑफिस, देखो ऑफिशियल मैनुअल में भी ब्रांच की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे भी। ए ब्रांच ऑफिस इज ए पोस्ट ऑफिस ऑफ लोअर स्टेटस देन ए सब ऑफिस। ठीक है, अगला इट इज इन डायरेक्ट अकाउंट विद ए हेड ऑफिस और सब ऑफिस। देखो ये मिल गया इट इज। ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखो बिल्कुल मैच खा रहा है, ये वाली लाइन। इसमें देखो इसमें भी लिखा है इट इज डायरेक्टली इन अकाउंट विद। और यही देखो ऑप्शन, यही इसमें भी लिखा है इट इज डायरेक्ट अकाउंट विद। अब ये देखो सेम लाइन उन्होंने कॉपी की क्वेश्चन में, ये डिफिनीशन से क्वेश्चन बनाया है इट इज डायरेक्टली इन अकाउंट विद। जो डिफिनीशन है डिफिनीशन से ये क्वेश्चन बना है, कहीं बाहर से नहीं आया है, इसमें डायरेक्ट यहीं से उठाया है इन्होंने। तो इसमें हेड ऑफिस और सब ऑफिस करके एक ऑप्शन होना चाहिए जिसमें बोथ होना चाहिए था ऑप्शन में। इन्होंने ऑप्शन फ्रेमिंग गलत कर दी, यहाँ पे एक हेड ऑफिस कर दिया, एक सब ऑफिस कर दिया। और आगे है विच इज टर्म्ड इट्स अकाउंट ऑफिस। तो मतलब ये अकाउंट ऑफिस जो विच इज टर्म्ड इट्स अकाउंट ऑफिस, ये अकाउंट ऑफिस इन दोनों का फंक्शनल टर्म है। मतलब डायरेक्ट अकाउंट ऑफिस करके कुछ नहीं होता। ये ब्रांच ऑफिस का अकाउंट ऑफिस कौन होता है, ब्रांच ऑफिस का अकाउंट ऑफिस या तो एचओ होगा या तो एसओ होगा। ये अकाउंट ऑफिस करके कोई ऑफिस नहीं होता, ये एक फंक्शनल इन दोनों का फंक्शनल नाम है। लेखा कार्यालय, ब्रांच ऑफिस का लेखा कार्यालय कहा जाता है। तो अब इन्होंने क्या किया है, जो लिखा है ना इट विच इज टर्म्ड इट्स अकाउंट ऑफिस, इसको ही राइट आंसर मान लिया है। और अगर देखा भी जाए, अगर इन जो ऑप्शन इसमें से दिए गए इस क्वेश्चन में सबसे अगर बेटर आंसर अगर चूज करना हो, अगर एक बिल्कुल रियल आंसर ना चूज करना हो तो बेटर आंसर तो अकाउंट ऑफिस ही होगा, क्योंकि इसमें लिखा होगा ना विच इज टर्म्ड। टर्म्ड में लिखा है ना, अगर ये ना लिखा होता विच इज टर्म्ड इट्स अकाउंट ऑफिस, तब तो हो सकता था बिल्कुल क्लियरली कि नहीं हाँ ये क्वेश्चन रिजेक्ट डिलीट ही होता। लेकिन इस एम्बिग्यूटी की वजह से ना ये लोग इस क्वेश्चन को रिटेन भी कर सकते हैं। फिर भी हम लोग का हमें चैलेंज करना है तो चैलेंज करेंगे इस ग्राउंड पे, क्योंकि ये क्या है ना, अकाउंट ऑफिस जो इनको बोला जाता है ये इनका फंक्शनल टर्म है। अकाउंट ऑफिस करके कोई ऑफिस नहीं होता, ये एचओ और एसओ का ही फंक्शनल नेम है, इनको बोला जाता है अकाउंट ऑफिस। तो इस बेसिस पे क्वेश्चन की एम्बिग्यूटी को चैलेंज कर सकते हैं कि क्वेश्चन ही गलत तरीके से फ्रेम हुआ है। तो आप लोग चाहें भी तो चैलेंज कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो भी ना चैलेंज करें, कोई बात नहीं है। और मेरा भी अभी डिसाइड नहीं किया इसको चैलेंज करना है कि नहीं, क्योंकि अगर इन सब में देखा जाए सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर तो अकाउंट ऑफिस ही है। बट ये भी एकदम एक्चुअल आंसर सही आंसर नहीं है क्योंकि ये फंक्शनल नेम है। तो देखते हैं इसको चैलेंज करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग मन हो तो जरूर चैलेंज करिए। अभी क्या है ना, किसी ने कमेंट किया था कि जीडीएस टू एमटीएस में ये क्वेश्चन नंबर 9 जो था, वन ऑफ ड्यूटीज ऑफ लेटर बी ऑन, ये आउट ऑफ सिलेबस है। मतलब ये जो एमटीएस तक का सिलेबस है उसके बाहर से है। तो फिर मैंने चेक किया तो ये
पोस्टल गाइड 1 में तो मुझे कहीं मिला नहीं ये क्वेश्चन, लेटर प्यून के बारे में पोस्टल गाइड 1 में तो कहीं मिला नहीं। पोस्टल गाइड 5 में है ये। और 5 क्या है, हम लोग को जो सिलेबस है ना, सिलेबस में हम लोग को पूरा तो नहीं पढ़ना है। 5 में केवल क्या दिखा है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में केवल हम लोग को डिफिनीशंस पढ़नी है, मतलब केवल चैप्टर 1 पढ़ना है, चैप्टर 2 सिलेबस में नहीं है। तो ये उसके बाद के चैप्टर में दिया हुआ है, डिफिनीशंस में तो ये नहीं दिया है लेटर प्यून वर्क्स, जहाँ तक मैंने चेक किया है। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस तो लग रहा है कि ये आउट ऑफ द सिलेबस है। अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो इस तरीके से लिख के चैलेंज कर सकता है। और अगर ये पोस्टल मैनुअल 1 या डिफिनीशन में दिया हुआ है तो वो भी मुझे कोई बता सकता है, लेकिन मैंने चेक किया तो कहीं नहीं मिला है। तो ये अभी तो मुझे आउट ऑफ द सिलेबस ही लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग को जो सिलेबस है जीडीएस एमटीएस का बहुत शॉर्ट है। पोस्टल गाइड 1 में तो कहीं मुझे मिला नहीं। पोस्टल गाइड 5 में तो है, लेकिन ये हम लोगों को केवल जो डिफिनीशन दिया हुआ है ना सिलेबस में, उसके बाद में है ये। तो डिफिनेशंस के सेक्शन में तो नहीं है, तो उस हिसाब से तो आउट ऑफ द सिलेबस है। तो कोई चेक कर सकता है। और अगर जो दिया भी कहाँ हुआ है, दिया हुआ है पोस्टल मैनुअल 5 में दिया हुआ है, ये यहाँ पे 61 में दिया है। ये जो क्या है ना कि डिफिनेशंस के बाद वाले सेक्शन है, वहाँ पे दिया हुआ है स्केलेटल बॉक्स के बारे में। ये 59 में दिया हुआ है, ये 104 में दिया हुआ है। तो ये जो मैंने जहाँ पे दिया हुआ है वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगा दिया इसमें। हाँ, तो इसको भी अगर कोई क्लेम करना चाहे तो ये भी कर सकता है। जीडीएस टू एमटीएस के लिए जो लोग हैं, अगर किसी का गलत हुआ है तो ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, क्योंकि जहाँ दिया भी हुआ है ना वहाँ पे भी कहीं ये नहीं है डिलीवर्ड पोस्टल आर्टिकल। इसमें भी देखो, जहाँ दिया भी हुआ है क्वेश्चन, सिलेबस के बाहर भी अगर दिया हुआ है तो डिलीवरिंग पोस्टल आर्टिकल, ये भी इसमें कहीं नहीं मिला मुझे। तो इस क्वेश्चन को भी क्लेम कर सकते हैं आप लोग। अब और एमटीएस के पेपर में तो और मुझे और कोई इतना चैलेंजिंग क्वेश्चन लगा नहीं जिसको चैलेंज किया जा सकता है। अब आगे क्वेश्चन है पोस्टमैन के। पोस्टमैन में 3 क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं जो चैलेंज किए जा सकते हैं। पहला तो ये है यार, ये तो बिल्कुल गलती है, इसको तो चैलेंज होना ही होना है। तो डिलीट होगा ये क्वेश्चन, या फिर इसका आंसर चेंज होगा। डिलीट होना भी नहीं बनता, क्योंकि क्वेश्चन तो सही है, केवल आंसर इसका गलत दिया है। इसका आंसर 40,000 होगा। अब इसका प्रूफ भी है, उसका प्रूफ भी है, कैसे इसको हम लोग चैलेंज करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये सेट बी के है। सेट बी में 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है, पोस्टल मैनुअल, सीधा पोस्टल मैनुअल खोलिए, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3। अब उसमें से जाइए रूल नंबर 92। 92 में जाएंगे तो 92 के जो 92 का जो सब क्लाज है 3, उसमें देखो सीधा लिखा हुआ है द एग्रीगेट वैल्यू, मतलब सीधा लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द इंश्योर्ड वीपी सीओडी बैंकिंग एमओ आईपीबी दैट मे बी मेड ओवर एट वन टाइम टू ए सिंगल पोस्टमैन फॉर। ये देखो सेम यही क्वेश्चन ही बनाया गया है, इसमें कुछ डिफरेंट किया ही नहीं गया इन्होंने। देखो, इंश्योर्ड आर्टिकल वीपी सीओडी एमओ कैन मेड ओवर सिंगल पोस्टमैन। देखो सिंगल पोस्टमैन यहाँ भी है, और सिंगल पोस्टमैन देखो यहाँ क्वेश्चन में भी है। मेड ओवर एट वन टाइम एट a single postman for delivery should not ordinarily exceed at 40,000 डिविजनल। हाँ, 40,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। डिविजनल हेड जो है इसको इंक्रीज कर सकते हैं 40 के ऊपर, 80 तक कर सकते हैं, लेकिन 40 होता ही है, 40 तक का तो होता ही है। देखो सीधा लाइन बाई लाइन लिखा हुआ है, वो पोस्टल मैनुअल में लिखा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल डिलीट ही होना है ये क्वेश्चन। डिलीट क्यों होना है? इसका आंसर चेंज होना है। क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, फ्रेमिंग में कोई गलती नहीं है, इसका आंसर इन्होंने गलत दिया है। ये जो होता है ना 15,000, ये एबीपीएम को होता है, और सिंगल पोस्टमैन का ना 40,000 ही होता है। तो इसको तो श्योर चैलेंज करेंगे जो लोग पोस्टमैन का एग्जाम दिए थे। तो ये तो क्वेश्चन का आंसर गलत दिया ही है। सेट बी के 11 नंबर, आप लोगों में अलग नंबर हो सकता है इसका, तो इसको जरूर चैलेंज करें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है पोस्टमैन में से क्वेश्चन नंबर 7। ये सारे क्वेश्चन यूपी सर्कल के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 7 की इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में बिल्कुल सही फ्रेम किया है। इसमें देखो, द मेल गार्ड बिफोर क्विटिंग द वैन शुड एग्जामाइन फिटिंग लैम्प ऑफ द वैन। उसके बाद बी नंबर दिया है, रिप्लेस द स्टाम्प सील बुक सीटीसी इन द पोर्टफोलियो। अब इंग्लिश में तो पहला तो सही है कि ठीक है, वैन जो फिटिंग है लैम्प उसकी चेकिंग करेगा मेल गार्ड। दूसरा भी सही है कि रिप्लेस द स्टाम्प, मतलब क्या करेगा, वो जो भी स्टाम्प सील बुक्स वगैरह हैं उनको पोर्टफोलियो में दोबारा रिप्लेस, मतलब दोबारा रख देगा। अब हिंदी में देखो क्या क्या, दोबारा रिप्लेस मतलब दोबारा रख देगा, हिंदी में क्या दिया है, स्टाम्प सील पुस्तकें आपके पोर्टफोलियो में बदलें। अब यार बदलने का मतलब क्या हो सकता है? बदलने का मतलब कुछ भी हो सकता है। रखना वही चीज रखें, अब उसको बदल दे किसी और चीज से, कोई दूसरी सील उसमें रख दें, या कोई नई सील रखें।
ऐसा तो होता नहीं, नई सील तो वो रखता नहीं, नई स्टाम्प तो रखता नहीं, वही दोबारा रखता है। तो हिंदी के क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है, तो इस बात पे इसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन बात यही है ना कि इसके लिए तुमको कोई पोस्टल मैनुअल में प्रूफ नहीं मिलेगा। तो इसको खुद ही लिख के तुम चैलेंज कर सकते हो। अब वो बदलें उस क्वेश्चन को, रिव्यू करें या ना करें उनके ऊपर है। अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। और लेकिन इतना स्ट्रांग पॉइंट नहीं है इसको करने में, क्योंकि ये हिंदी में गलत है। इंग्लिश वाला ही प्रेफरेंस दिया जाता है, इंग्लिश अगर क्वेश्चन सही है तो वही प्रेफरेंस दिया जाता है। बट हम लोग का काम चैलेंज करना तो करेंगे, हिंदी में ही क्यों गलत दिए यार। हिंदी में जो लोग अगर पढ़ रहे होंगे, सही से पढ़ लिया होगा, तो गलत मार देगा बी नंबर को। तो ऐसा एम्बिगुअस क्वेश्चन क्यों ही बनाना यार, सही से बनाओ। अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग कर सकते हैं, ये एन आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन इज ट्रीटेड एज। अब ये देखो ना, जो डिसीज्ड पर्सन को आर्टिकल ट्रीट किया जाता है, उस कैसे ट्रीट किया जाता है, तो उसमें होगा अनक्लेम्ड आर्टिकल। इसमें से अनक्लेम्ड आर्टिकल कोई है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका भी देखो प्रूफ मैं दिखाता हूँ। ये कहाँ से क्वेश्चन बनाया इन्होंने, ये उठाया कहाँ से ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन उठाया इन्होंने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 रूल नंबर 89। रूल नंबर 89 में क्या लिखा हुआ है, ये आर्टिकल एड्रेस देखो, ये लिखा है, ये रूल इसके लिए है, ये डिसीज पर्सन के लिए, आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन। Article addressed to deceased person are ordinary deal with the same manner as unclaimed articles। मतलब कि जो अनक्लेम्ड आर्टिकल के तरीके ही जो डिसीज या मृत लोगों को जो आर्टिकल भेजे जाते हैं, वो अनक्लेम्ड आर्टिकल के तरीके ट्रीट किए जाते हैं। जैसे जो बिहेवियर अनक्लेम्ड आर्टिकल के साथ होता है, वही डिसीज आर्टिकल के साथ होगा। तो अब ये क्वेश्चन देखो आ गया कि इसमें यही होना चाहिए था कि जो उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया था, क्वेश्चन में ये पूछा जाना चाहिए था, इसमें कहीं अनक्लेम्ड आर्टिकल एक ऑप्शन होना चाहिए था। एन आर्टिकल लेटर टू डिसीज पर्सन इज ट्रीटेड एज, एज मतलब अनक्लेम्ड आर्टिकल इसमें होना चाहिए था। अनक्लेम्ड का आर्टिकल की जगह पर इन्होंने अनक्लेम्ड आर्टिकल को ट्रीट करने की जो ऑप्शन है वो उसको इसमें लिख दिया। तो अनक्लेम्ड आर्टिकल कैसे ट्रीट किए जाते हैं, अनक्लेम्ड आर्टिकल का देख लेते हैं, वो भी पोस्टल मैनुअल में कहाँ लिखे हुए हैं। अनक्लेम्ड आर्टिकल इसी में लिखे हुए हैं आगे, रूल नंबर 74 में। रूल नंबर 74 का है 74 का 2। इसमें देखो लिखा हुआ है, अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज इंश्योर्ड आर्टिकल एंड रिफ्यूज्ड अनइंश्योर्ड आर्टिकल रजिस्टर्ड आर्टिकल including VP articles are returned at one direct to the ऑफिस ऑफ पोस्टिंग ऑफ डिलीवरी टू द सेंडर। मतलब कि ये है कि अब अनक्लेम्ड आर्टिकल है तो पहले तो उसको रिटर्न टू सेंडर होगा, आरटीएस किया जाएगा। अब दूसरा ये, अगर आरटीएस नहीं हो पा रहा, अगर सेंडर का एड्रेस नहीं है, तो फिर उसको आरएलओ भी भेजा जाएगा। तो मतलब अनक्लेम्ड आर्टिकल जो हमारा दोनों तरीके से ट्रीट होता है, वो आरएलओ भी जाता है, वो आरटीएस भी होता है। तो कैसे तुम ये कह सकते हो कि इसमें रिटर्न टू सेंडर ही होगा। तो इन्होंने जो क्वेश्चन फ्रेम किया है, वो अनक्लेम्ड आर्टिकल को डिस्पोज करने के तरीके के किस तरीके से डिस्पोज किया जा सकता है वो लिख दिया है। पर ये नहीं लिखा है कि एन आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन इज ट्रीटेड एज, इसमें होना चाहिए अनक्लेम्ड आर्टिकल। उसके बाद हो सकता है ना कि अनक्लेम्ड आर्टिकल को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो अनक्लेम्ड आर्टिकल को ट्रीट करने के दो तरीके होते हैं, उसको आप आरटीएस करो, अगर आरटीएस नहीं हो पा रहा तो रिटर्न टू आरएलओ कर दोगे, तुम आरएलओ चला जाएगा वो। हम लोग तो नहीं आरएलओ भेजेंगे, आरएलओ अपने वो खुद से जाएगा। तो अब इसको देखो, इसमें क्वेश्चन में कितनी बड़ी गड़बड़ी है कि इसमें दोनों सही हो सकते हैं, आरटीएस भी हो सकता है और रिटर्न टू सेंडर भी हो सकता है। क्योंकि ये ट्रीटेड आरटीएस के तरीके ट्रीट किया जाता है, थोड़ी ना होता है। इसमें जैसे लिखा है, एक लेख जो मृत व्यक्ति को संबोधित किया गया उसे किस प्रकार से संभाला जा सकता है। अब यार इसमें तुम क्या ही करोगे, अगर वापस भी भेज सकते हो, वापस भेजोगे, अगर वापस नहीं गया तो रिटर्न लेटर ऑफिस चला जाएगा। और ये ट्रीटेड एज जो लिखा, इसमें जो हिंदी में क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सही से फ्रेम किया है। बट इंग्लिश में, अगर इंग्लिश का ही माने तो इंग्लिश से पूरी तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही गलत है, तो ये क्वेश्चन ही डिलीट होना चाहिए। तो आप लोग भी चाहें तो इसको क्लेम कर सकते हैं, इसका प्रूफ मैंने लगा दिया है इसमें साथ में। ये पोस्टल ऑफिस गाइड 1 पार्ट 89, पार्ट 1 रूल 89। उसके बाद रूल 89 में तो दिया गया है कि ये अनक्लेम्ड आर्टिकल के तरीके ट्रीट होगा। अब मैंने उसका भी दिखा दिया है कि 74 75 रूल में इसी गाइड में दिया हुआ है कि अब अनक्लेम्ड आर्टिकल कैसे ट्रीट करते हैं। तो अनक्लेम्ड आर्टिकल भी ट्रीट करने का मैंने तरीका बता दिया, दो तरीके से ट्रीट होता है। तो क्या ही आंसर माना जाए इसमें। इस तरह के क्वेश्चन पता नहीं क्यों फ्रेम करते हैं, जिनकी इतनी एम्बिग्यूटी है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। अगर इतना क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है तो इसको डिलीट होना चाहिए। बाकी आप लोगों के पास भी अगर कोई क्वेश्चन हो जो हम लोग क्लेम कर सकते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग।